नमस्ते। आज हम बात करेंगे भारत और दुनिया में हुए एक बहुत ही दिलचस्प हफ्ते के बारे में। कुछ बड़ी घटनाएं हुईं और हम इन सबको जोड़कर देखेंगे कि आखिर ये हमें क्या बताती हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एक क्रिकेट रिकॉर्ड, एक रेल लॉन्च मिसाइल और एक लिटरेरी प्राइज, इन सब के आपस में क्या लेना देना है? सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग बातें लगती हैं, है ना? लेकिन असल में ये सब मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसे देश की कहानी जो हर फील्ड में अपनी छाप छोड़ रहा है। तो चलिए इसे 4 अहम हिस्सों में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं अवार्ड्स और सम्मान से। इस हफ्ते भारत की कल्चरल और सिनेमैटिक अचीवमेंट्स सच में सुर्खियों में रहीं। तो देखिए, सबसे पहले तो मलयालम सिनेमा के लेजेंड मोहनलाल जी को मिला देश का सबसे बड़ा सिनेमा सम्मान, 2023 का दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और अगर हम ग्लोबल स्टेज की बात करें, तो फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड बैलन डियोर फ्रांस के उस्मान डेम्बेले और स्पेन की एताना बोनमाटी को मिला। मतलब कला और खेल की दुनिया में जो टॉप टैलेंट है, उन्हें पहचाना गया। अब आते हैं साहित्य की दुनिया में, जहां भारत ने फिर से अपनी पहचान बनाई है। किरण देसाई, याद है ना, उन्हें 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर प्राइज मिला था। वो एक बार फिर से इस प्रतिष्ठित लिस्ट में शामिल हो गई हैं। ये सच में उनकी कमाल की राइटिंग का सबूत है। और सिर्फ किताबें ही नहीं, फिल्में भी। 2026 ऑस्कर के लिए भारत की जो ऑफिशियल एंट्री है, वो है फिल्म होमबाउंड। ये नॉर्थ इंडिया के दो दोस्तों की कहानी है जो पुलिस अफसर बनने का सपना देखते हैं। और अब यही कहानी दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट करेगी। तो एक तरफ तो कलाकारों को सम्मान मिल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ भारत जियोपॉलिटिकल और डोमेस्टिक लेवल पर भी कुछ बड़े रणनीतिक कदम उठा रहा था। अफगानिस्तान में एक जगह है बग्राम एयरबेस। वहाँ एक बड़ा स्ट्रेटेजिक ड्रामा चल रहा है। देखिए, ये एयरबेस चीन के बहुत करीब है, इसलिए अमेरिका के लिए ये बहुत ज़रूरी है। वो इसका कंट्रोल वापस चाहते हैं, लेकिन तालिबान सरकार ने साफ मना कर दिया है और जाहिर है इससे उस इलाके में टेंशन काफ़ी बढ़ गई है। अब भारत के अंदर की बात करें तो लद्दाख में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। मांग क्या है? छठी अनुसूची में शामिल होने की। अब ये छठी अनुसूची है क्या? ये एक संवैधानिक प्रावधान है जो अभी 4 नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों में लागू है। इससे होता यह है कि वहाँ के आदिवासी समुदायों को अपनी जमीन, जंगल और स्थानीय मामलों पर खास अधिकार मिलते हैं। और इसी बीच भारत ने एक जबरदस्त तकनीकी कामयाबी हासिल की। अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल टेस्ट किया गया, और वो भी एक रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब देश के इतने बड़े रेल नेटवर्क का इस्तेमाल करके कहीं से भी मिसाइल लॉन्च की जा सकती है। सोचिए, ये भारत की जवाबी हमला करने की ताकत को कितना बढ़ा देता है। और इस एक टेस्ट के साथ ही भारत एक बहुत ही एलीट क्लब में शामिल हो गया है। कौन कौन है इस क्लब में? रूस, अमेरिका, चीन, नॉर्थ कोरिया और अब भारत। ये वो देश हैं जिनके पास ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। तो हाँ, ये भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। इसी दौरान देश के कुछ टॉप पोजीशंस पर भी बड़े अपडेट्स आए। जैसे मिथुन मन्हास को बीसीसीआई का नया प्रेसिडेंट बनाया गया, प्रवीर रंजन सीआईएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने और जनरल अनिल चौहान का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया। तो ये सारे बदलाव देश के लिए एक तरह की स्टेबिलिटी का संकेत देते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनोवेशन और इकोनॉमी की। इस हफ्ते भविष्य को ध्यान में रखकर ग्रोथ और इकोनॉमिक इनोवेशन पर भी काफी जोर दिया गया। 2025 की हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट आई है और इससे पता चलता है कि देश में पैसा कहाँ है। टॉप पर है महाराष्ट्र, जहां 1,78,000 से भी ज्यादा करोड़पति हैं। इसके बाद दिल्ली और तमिलनाडु का नंबर आता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि ये राज्य देश के असली इकोनॉमिक इंजन हैं। और इनोवेशन की बात हो रही है तो जरा ये सुनिए। चेन्नई का एक स्टार्टअप है अग्निकुल कॉस्मोस। ये लोग रॉकेट बनाने के तरीके को ही बदल रहे हैं। कैसे? 3D प्रिंटिंग से। अपनी पहली 3D प्रिंटिंग फैसिलिटी से ये कंपनी लागत को आधा यानी 50% तक कम कर सकती है और जिस काम में महीने लगते थे उसे कुछ हफ्तों में पूरा कर सकती है। ये तो गेम चेंजर है। 1,000 करोड़ रुपए, जी हाँ, 1,000 करोड़। ये कर्नाटक सरकार का अपने नए प्रोग्राम लीप का बजट है और इसका मकसद क्या है? अगले 5 सालों में इनोवेशन को सिर्फ बेंगलुरु तक सीमित न रखकर पूरे राज्य में फैलाना। इकोनॉमी से जुड़ी एक और बड़ी खबर,
टैक्स से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए नई दिल्ली में एक नया जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण शुरू किया गया है। और इसकी जरूरत क्यों थी? क्योंकि जीएसटी से जुड़े 4 लाख से भी ज्यादा केस पेंडिंग हैं। उम्मीद है कि अब इन मामलों को सुलझाने में तेजी आएगी। चलिए अब बात करते हैं खेल और विरासत के, यानी वो कहानियां जहां पर्सनल अचीवमेंट्स और कुछ इमोशनल मोमेंट्स ने सुर्खियां बटोरी। क्रिकेट में कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो लगता है कभी नहीं टूटेंगे। ऐसा ही एक रिकॉर्ड था विराट कोहली का, 52 गेंदों में सबसे तेज वनडे सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड। सालों से ये रिकॉर्ड कायम था। लेकिन जैसा कि कहते हैं, रिकॉर्ड तो टूटने के लिए ही बनते हैं, और ये टूट गया। नया रिकॉर्ड है सिर्फ 50 गेंदों का। स्मृति मंधाना ने, वो भी ऑस्ट्रेलिया के ही खिलाफ, ये कमाल कर दिखाया और अब वो सबसे तेज सेंचुरी बनाने वाली भारतीय बन गई हैं। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, जूडो में भी इतिहास रचा गया। हिमांशी टोकस, दिल्ली की ये जूडोका, दुनिया की नंबर 1 जूनियर खिलाड़ी बन गई हैं और उनकी उम्र सिर्फ 20 साल। अंडर 21 कैटेगरी में टॉप पर पहुंचना एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस हफ्ते एक दुखद खबर भी आई। साहित्य की दुनिया ने एक महान हस्ती को खो दिया। मशहूर कन्नड़ लेखक SL भैरप्पा 94 साल की उम्र में हमें छोड़कर चले गए। उनकी विरासत को देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड, सरस्वती सम्मान, पद्मश्री, पद्म भूषण, उनकी लिखी कहानियां हमेशा हमारे साथ रहेंगी। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आते हैं, एक क्रिकेट रिकॉर्ड, एक मिसाइल और एक साहित्यिक पुरस्कार में आखिर क्या कॉमन है? इस हफ्ते की ये सारी घटनाएं हमें दिखाती हैं कि ये सब एक ही कहानी के अलग अलग चैप्टर हैं। एक तरफ है खेल के मैदान पर एक खिलाड़ी की व्यक्तिगत चमक, दूसरी तरफ है डिफेंस टेक्नोलॉजी में देश की सामूहिक ताकत, और फिर है कला की दुनिया में ग्लोबल पहचान। ये सब मिलकर एक ऐसे देश की तस्वीर बनाते हैं जो पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि देश के बड़े रणनीतिक लक्ष्य और एक व्यक्ति की अपनी विरासत, इन दोनों के बीच का संतुलन आने वाले कल को कैसे आकार देगा?